नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट पे हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नए साल का आगाज केंद्रीय कैबिनेट ने आखिर किस तरह से किया। केंद्रीय कैबिनेट की नए साल के पहले दिन बैठक हुई और यह बैठक अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो किसान कल्याण के नाम पर रही। पीएम फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ा दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि डीएपी यानी कि जो खाद है उसकी उपलब्धता पूरे देश भर में सुनिश्चित हो सके। तो यह तो रही केंद्रीय कैबिनेट की बात और इसके साथ ही साथ न्यूज नाइट में बात होगी दिल्ली के सियासत की कि आखिर किस तरह से सियासी रंग लगातार बदल रहा है दिल्ली में। और इस बार का जो पैंतरा रहा है, सियासी पैंतरा, वो चिट्ठियों के जरिए रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को चिट्ठी लिखी तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लिखा। उन्होंने कहा कि कम से कम इस साल बच्चों की कसम, झूठी कसम मत खाइएगा। और क्या कुछ रहा है इस पूरे दौर में, इसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट की हेडलाइंस। किसानों को समर्पित रही नए साल की पहली कैबिनेट। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़कर हुआ 69,515 करोड़ रुपए। दामों का जल्द हो सकेगा निपटान। किसानों को 1,350 रुपए में मिलती रहेगी डीएपी की बोरी। भाजपा ने दिलाए आम आदमी पार्टी को 10 वादे याद। कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है दिल्ली की प्रदेश सरकार। केजरीवाल ने लिखी आरएसएस को चिट्ठी, भाजपा का पलटवार, अरविंद छोड़ दें झूठ का दामन। – 2024 जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से रहा अच्छा। सितंबर महीने के संग्रह में पिछले साल के मुकाबले दिखा 7.3% का उछाल। 1.77 लाख करोड़ रुपए रहा कलेक्शन का आंकड़ा। नए साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया नगर प्रवेश। प्रयागराज कुंभ नगरी में साधुओं संतों का नगर प्रवेश जारी। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को। और नए साल के जश्न पर अमेरिका में 10 लोगों की मौत। न्यू ऑरलीन्स के कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट पर सिरफिरे ने भीड़ पर चढ़ाया वाहन। फायरिंग की भी खबर। तो नए साल के मंगल कामनाओं के साथ इस खबरों का आगाज करते हैं। नए साल में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और विशेष बात यह रही कि 2025 की पहली कैबिनेट किसानों के नाम रही। पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों काफी बढ़त हुई है, यह आप सब ने देखा है। लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को बोझ किसानों पर ना पड़े, यह सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी दी है। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। तो साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने किसान कल्याण से जुड़े फैसले लिए। नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,500 करोड़ रुपए से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा दावों का निपटान तेजी से करने के लिए 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में
फास्टर असेसमेंट हो, क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। बीते 8 वर्षों में बीमा दावों के रूप में किसानों को कुल 1,78,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1350 रुपए पर मिलती रहेगी। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया और इसको सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद अब तक किसान हित में लिए गए फैसलों में कुल 6 लाख करोड़ की राशि किसानों के लिए मंजूर की जा चुकी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का था और अब 2025 की पहली कैबिनेट में भी किसानों के हित से जुड़े फैसलों से साफ है कि किसान मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये पहली बार, दरअसल ये जो आपने देखा कि किस तरह से किसान बीमा योजना, जो पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका आवंटन बढ़ाया गया, डीएपी सुनिश्चित की गई। ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये अनवरत एक प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। और केंद्र सरकार पिछले 1 साल में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस तरह के योजनाओं पर आवंटित कर चुकी है, फंड दे चुकी है। अगर हम पिछले कुछ बड़े निर्णयों की बात करें तो कैबिनेट के जो निर्णय रहे हैं, मार्केटिंग सीजन 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के लिए 2,799 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 लाख से ज्यादा जो यानी एनपीके जो उर्वरक है, जो फास्फोरस और पोटेशियम, और साथ ही साथ इसके जो उर्वरकों की जो सब्सिडी है, इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत इसको 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, 24,475 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज। इसके साथ ही साथ पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने दिया है, ये इसी वर्ष। इसके साथ ही साथ इसी वर्ष का मतलब 2024 में है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना जो है, उसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन दिया गया, 1,01,321 करोड़ रुपए। खाद्य तेलों पर जो एडिबल ऑयल्स हैं, उस पर राष्ट्रीय मिशन जो है तिलहन के लिए कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 17,082 करोड़ रुपए की। रबी मार्केटिंग सीजन में जो रबी के मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए जो मूल्य नीति जो निर्धारण की गई, उसके तहत 87,657 करोड़ रुपए दिए गए कि किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी, उसके लिए 87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसी तरह से जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए और खासतौर पर 19 एफसीआई को मजबूत करने के लिए 10,700 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो डिजिटल कृषि मिशन रहे हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा रही है, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन रहा है, साथ ही साथ पशुधन स्वास्थ्य रहा है, चाहे वो और उससे जुड़ा हुआ उत्पादन रहा है, बागवानी रही है, कृषि विज्ञान केंद्रों को और उन्नत बनाना, उनको बेहतर बनाना, इन सब के लिए कहीं 2,000 कहीं 3,500 इस तरह के करोड़ रुपए के जो तमाम फंड्स हैं वो साल भर में दिए गए हैं। और ये जो सारे फंड्स हैं, अगर इनको देखा जाएगा तो इनकी संख्या 6 लाख करोड़ रुपए या उससे भी अधिक होती है। और ये देखा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से 6 से 6.5 लाख रुपए से ज्यादा आवंटित
कर रही है, 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर रही है मोदी सरकार लगातार इस पर। और क्या कुछ कहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे विषय पर जो आज आवंटन हुआ है, और उसके साथ ही साथ डीएपी की जो उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जो सारे आज फैसले लिए गए, इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है तो बुआई से लेकर कटाई तक इससे कवर किया गया है। पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया, और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। और इससे पहले कि हम दिल्ली की सियासत की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा, पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात दिल्ली की सियासत की करेंगे। दिल्ली में खूब सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासत गर्म है। और इस बार जो पैतरेबाजी, ये कहा जाए सियासी पैतरेबाजी है, वो चिट्ठियों के जरिए देखने को मिल रही है दिल्ली में। और पहला दांव आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चला। उन्होंने आरएसएस को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भाजपा को वो नसीहत दे, यानी कि भाजपा के लिए एक तरह से शिकायती पत्र लिखा। तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने भी चिट्ठी लिखी। तमाम जो 10 कम से कम वादे थे उसकी तो बात कही, साथ ही साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन में अरविंद केजरीवाल से कहा कि कम से कम इस साल बच्चों की झूठी कसम मत खाइएगा। इस तरह से और तमाम बातें कही। क्या कुछ रहा इस पूरी चिट्ठियों की लड़ाई में आपस में, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यूं तो पैतरेबाजी के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट हुई है, तभी से वे अपने पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत होते ही उन्होंने अपना एक नया पैंतरा चुनावी मैदान में फेंका है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी आरएसएस को। भाजपा भी कहां पीछे रहती, उसने भी एक जवाबी चिट्ठी लिख दी। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये चिट्ठी लिखी। उन्होंने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर आबकारी नीति में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पहला संकल्प है कि अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लें कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करेंगे। दूसरा संकल्प हमने उन्हें कहा है कि वो ये भी संकल्प लें कि दिल्ली के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और दिल्ली के धार्मिक जनों को जो धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी वो क्षमा मांगे। तीसरा, हमने उनसे कहा है कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की साजिश जो आपने की है, उसके लिए आपको दिल्ली से माफ़ी मांगनी चाहिए। चौथा, हमने उनसे कहा है कि माँ यमुना की सफाई के नाम पर आपने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए भी आपको माँ यमुना से माफ़ी मांगनी चाहिए। पांचवा, हमने उनसे कहा है कि आप अपने राजनीतिक हित के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे राजनीतिक चंदा लेते हैं। भविष्य में ऐसा ना करने की आप शपथ लें। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। ये
कामना करती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। दिल्ली का मौसम भले ही सर्द रहा, लेकिन राजनीतिक मौसम अपने पूरे शबाब पर रहा। कांग्रेस भी चिट्ठी विवाद में पीछे नहीं रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें। जो कहते थे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो आज एक पूरी सिक्योरिटी की लंबी फौज के साथ चलते हैं। छोटी गाड़ी से बहुत बड़ी गाड़ियों में चलने लगे हैं। तो ये सारी बातें ज़रूर दिल्ली की जनता देख रही है और सवाल इनके साथ भी वो लागू ज़रूर होते हैं। आरएसएस को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कभी वोटर लिस्ट का नाम काटने वाली बात तो कभी भाजपा के नेताओं द्वारा लोगों को पैसे देने के आरोप लगाए हैं। इसे राजनीति का तकाजा कहें या फिर केजरीवाल की खूबी, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाकर भाग जाने के खेल में खूब मजा आता है। और ऐसे आरोपों को लेकर जब भी उन्हें कोई अदालत में खींच ले जाता है तो वहां वे माफी मांगकर बच निकलते हैं। फिलहाल चुनावी विशेषज्ञ आरएसएस को लिखी चिट्ठी को भी केजरीवाल पैंतरा ही मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में सियासी घोषणाओं का दौर जारी है, लेकिन पिछले वादों का क्या हुआ इसकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है और इसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जब ग्रंथियों और पुजारियों को यह कहा जा रहा है कि उनको हर माह वेतन देंगे 18,000 रुपए महीने, तो जो इमाम थे 18,000 रुपए महीने जिनको वेतन मिलना था, उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनकी सुध कौन लेगा? 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कही जा रही है, लेकिन 1,000 रुपए जो पिछले देने की बात कही गई थी वो नहीं मिले हैं, उसकी बात कौन करेगा? तो इसको लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। उसने कहा कि भाई आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और पुराने वादों को आप याद नहीं रखते। तो इसको लेकर के बीजेपी ने 10 वादे उनको याद दिलाए कि पिछले 10 वर्षों में जो आपने वादे किए थे वो कौन से वादे हैं जो आपने पूरे नहीं किए। तो ये एक नई तरह की सियासत है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नया साल 2025 शुरू होते ही केजरीवाल को रिजोल्यूशन की नसीहत भाजपा ने दी। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाए कि केजरीवाल सरकार का रंग गिरगिट जैसा है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही केजरीवाल अपने वादों को लेकर भी रंग बदलते हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास है, लेकिन उनकी सरकार अपने 10 बड़े वादे भी नहीं पूरा कर पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि भाजपा की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 100 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ा। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। केजरीवाल मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि किसी सरकार का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री भी जेल हुआएं तो ऐसे में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। संकट विश्वसनीयता का हो या फिर आरोप भ्रष्टाचार के, या बात हो झूठे वादों की, आम आदमी को इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दल जमकर घेर रहे हैं। फिलहाल ग्रंथियों और पुजारियों के वेतन के वादे पर भी विपक्षी दल कटाक्ष कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल और उनकी पार्टी को इनकी याद क्यों नहीं आई। दूसरा ये कि वे ऐसे वादे मस्जिदों के मौलवियों के लिए भी कर चुके हैं,
लेकिन पूरा नहीं कर पाए, यानी भ्रम, झूठ और फरेब का माया जाल केजरीवाल के साथ विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस दोनों यही आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि आखिर दिल्ली में जो चुनावी घोषणाएं हैं और जो चिट्ठियों का पैतरा है, इसके पीछे की क्या सियासत है, अपना अपना एजेंडा है, लोगों का क्या कुछ कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली की सियासत पर। और आज यही हमारा विशेष का विषय है, दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा। दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा, यही आज हमारा विशेष है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुराग ढांडा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमारे सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुझे एक कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, उसके साथ शुरू करना चाहूँगा कि सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का नशा था कहा होगा। तो ये बात जो अब सामने आ रही है, अनुराग ढांडा जी, इलेक्शन का नशा था, उसमें तमाम सारी बातें कही थी। अब फिर एक बार इलेक्शन का नशा आया है, दूसरे वादे शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले जो वादे थे उनकी सुध नहीं ले रहे। जब आप ये शेर सुना रहे थे तो मेरे सामने अमित शाह जी का चेहरा घूम रहा था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा था कि नहीं, वो चुनावी वादे नहीं थे हमारे, वो तो जुमले थे। तो ये हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है ये कि चुनाव से पहले कुछ वादे करते हैं और बाद में उनको जुमला बता देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो काम करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, ऐसा पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जहां पर बिजली फ्री हो, जहां बिजली 24 घंटे मिलती हो, जहां अच्छे शानदार सरकारी स्कूल हो, जहां अच्छे शानदार सरकारी अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, तीर्थ यात्रा फ्री में कराई जाती हो, जहां महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री हो, और पता नहीं कितनी सारी तो वो ऐसी जो योजनाएं। 10 जो वादे दरअसल जो याद दिला रही बीजेपी, वो सब गलत है, झूठे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं वो 10 चुनावी वादों का जब जिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो दरअसल हमारा ही प्रचार कर रहे होते हैं। उन 10 डोमेन पे दिल्ली के लोगों को तो पता है ना कि इन 10 क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शानदार काम किया है। कोई लक्ष्य तक कोई चीज पहुंची है, कोई लक्ष्य से थोड़ी दूर है, तो वो भी समय पर पूरी हो जाएगी। और हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली जो नहीं हो पाया हमसे, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जैसा कोई लीडर मिलेगा आपको जिसने ये कहा हो कि हाँ, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, 80% काम हो गया, इस बार सरकार आएगी तो पूरी तरह से सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेता अगर इस देश में हो, 80% काम हो गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। उस पर काम हुआ है, उस पे काम हुआ है। सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवेज डाल देना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है। जब से दिल्ली बनी है तब से लेके अभी तक नहीं हो पाया था, हमने 10 साल की सरकार में करके दिखा दिया। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है, वो हमने करके दिखा। अब जब ये सारी चीजें क्रियान्वित हो जाएंगी, कोरोना की वजह से बहुत सारा समय चला गया, भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से बहुत सारा समय चला गया, जेल में हमारे सारे लीडर्स को झूठे केस बना करके डाल दिया गया, लेकिन वो सारे काम हो रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं
बीजेपी जब भी इन 10 मुद्दों का जिक्र करेगी तो आम आदमी पार्टी का ही प्रचार करेगी। ठीक है, वो जवाब अपना ले भी तो लेते कोई हैं। एक मुद्दा बताएं। ठीक है, अपना भी तो कोई एक मुद्दा बताएं जिसपे वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं अब है, उन्हीं से चेहरा पूछ लेते नहीं हैं है। ना। ठीक है, उनसे ही पूछ लेते हैं। दरअसल कई सारी चीजें हैं जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्लासरूम्स में 144 बच्चों के बैठने के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं सुनिए, मैं नहीं जा रहा उसमें। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वही बताएंगे। सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वही बताएंगे। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दरअसल 10 वादों की जिनके आपने फहरिस्त गिनाई है आज सुधांशु त्रिवेदी ने, आप उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और सारा काम उन्होंने अप टू द स्टैंडर्ड किया है, दिल्ली की जनता जानती है। निखिल जी देखिए, अगर ऐसी बात है तो अनुराग जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी आपके टीवी के माध्यम से सारे देश को बता देंगे कितने नए स्कूल खुलवाए इन्हें, बताइए। कितने नए हॉस्पिटल खुलवाए इन्होंने, बताइए। कितनी नई बसें खरीदी है इन्होंने, बताइए। यमुना कितनी साफ हुई है, जरा बताइए। कितनी दिल्ली में झीलों का शहर, जो केजरीवाल जी कहते थे ना, भाई झीलों का शहर बना देंगे हम उसको, कितनी झीलें बनवाई है, बता दीजिए। अब एक बात तो तय है, या तो अनुराग जी झूठ बोल रहे हैं या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने टीवी के ऊपर आके बोला है कि हाँ मैं ये वादे पूरे नहीं कर पाया, मैं सड़कें यूरोपियन स्टाइल में जो मैंने वादा किया था नहीं बनवा पाया, दिल्ली साफ नहीं करवा पाया, जो गंदा पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, लोग मर रहे हैं उनको। किस तरह से आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी हो रहे हैं। हेपेटाइटिस ए के तो इतने मामले आ रहे हैं क्योंकि सीधा इससे जुड़ा हुआ है गंदे पानी से, तो उसका ये जवाब दे दें। कितने खुद इनके चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं 10 साल तक, उन्होंने जवाब दिया। अब ये कहते हैं जेल में रहे हैं। भाई आप 10 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे हो, सरकार चलाई है, जेल से भी आपने सरकार चलाई है, आपने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो ये आप कैसे कह सकते हो? आपके पास तो 62 एमएलए अब थे, 67 एमएलए पहले थे, तो आपने क्यों नहीं बनाया? तो आओ माफी मांगो और भाग जाओ। इसको तो पलटू राम बोलते हैं इस चीज को, तो क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ। ये केजरीवाल जी की वीडियो उपलब्ध है कि मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, 2 कमरे का बहुत, इन्होंने 2-2 मकान लिए। एक एंकर ने पकड़ लिया कि भाई आपने तो एक नहीं 2 लिए, क्या हाँ मेरे सेक्रेटरी ने दिया था, यस मानता हूं। झीलों का शहर बनाने की कही थी, अब आज आपको पता है कि 16 लोग से ज्यादा मर गए करंट लगने से, पानी भर गया था पूरी दिल्ली में। आपको पता होगा ओल्ड राजेंद्र नगर में किस तरह का हादसा हुआ था, वो भी सारी दिल्ली ने देखा है। जमुना में आप डुबकी लगाना तो दूर, आप साथ खड़े होकर दिखा दीजिए। छठ मैया की वहां पे पूजा तक नहीं होती है, तो ये इनका हाल है। लैंडफिल जो ये जहां आके इन्होंने एमसीडी का इलेक्शन लड़ा था, वो ऊंचाइयां कुतुब मीनार की तरह जा रही है। तो मेरा ये तथ्य के आधार पे ये बता दें कि नए हॉस्पिटल इन्होंने कितने, ये मौलिक सुविधाएं होती हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए उनके नाम बता दें, गिन के चले जाएं। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ मेरे से नहीं हुए, उन्होंने माफी मांग ली एक किस्म से, और ये कह रहे हैं देखिए हमने किस तरह से कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से झूठे आंकड़े देते हैं ये, कि उसका आंकड़ा भी आ गया कि आप इतने सेकंड में एक मरीज को दवाई भी लिख देते हो, और वो दवाई भी ले लेता है, उसको चेक भी कर लेते हो, उसके ऊपर आप जो एडवाइस भी लिख देते हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ढांडा जी जो है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। 1000 रुपए का वादा किया था लोकसभा में, 1000 रुपए तो दिए नहीं, अब कहते हैं हम बढ़ा के इतने पैसे दे देंगे। अरे भाई आप झूठ कितना बोलोगे? आपका बार बार झूठ समझ के लोकसभा में आपको आईना दिखा दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, आपको कितने % वोट पड़े, वो जनता ने आपको दिखा दिया। आपने खुद कहा था कि मेरा तो ये जो टेस्ट होगा, तो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया ना आपको। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो है ढांडा जी बेकार की बातें करने का, झूठ बोलने का। अब आप बताइए, इन्होंने कहा हमारी वोटें काटी जा रही हैं, जितने कार्यकर्ता है। वो चंद्रा नाम की जो महिला थी, उन्होंने आके कह दिया कि मेरी तो आज तक वोट ही नहीं कटी। टीवी के ऊपर महा झूठे ऐसे इंसान आपने देखे होंगे। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए ये महिला की वोट काट दी गई है, हम कटने नहीं देंगे। अभी वोट कटी नहीं है, इनको सपने आने लग गए कि वोट काटने जा रहे हैं। अभी मैं आपको दैनिक जागरण की न्यूज दिखा देता हूं। इनके संजय सिंह जी कहते हैं कि मेरी पत्नी की वोट काटने की कोशिश हो रही है। अरे भाई आपकी कटी नहीं है,
किसी ने शिकायत की, जांच हुई, आपकी वोट नहीं कटी। और ये दैनिक जागरण की न्यूज कहती है कि आपकी 2 जगह वोट बनी हुई है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो घोषणाएं और घोषणाओं के बनाम घोषणाएं जिस तरह से दिल्ली में चल रही हैं, आपको लगता है कि ये चुनावी जुमले, चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे, ये अपने आप में ही एक चुनावी वादा हो चुका है दिल्ली में? किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियासत अब बची है क्या। और जरा सोचिए ना कि मतलब कई बार हम सचमुच समझ नहीं पाते कि टीवी पर बैठे हुए प्रवक्ता जी लोग ऐसे सोचते हैं कि जनता को भी, अनुराग भाई बोल गए कि 80% यमुना साफ हो गई जी। अभी तो छठ बीता है, अभी तो महिलाएं यमुना से इतर गड्ढा खोद के और यमुना पानी के में, यमुना में झाग वाली तस्वीरें शायद अभी हम जल्दी भूले नहीं होंगे। नहीं, तस्वीरें झाग नहीं थी, उसमें पैर डाल देने पे पैर सड़ने की नौबत है। जमीन बंजर हो रही है, जमीन इतनी खराब हो रही कि उसकी वजह से जो आप साफ पानी भी उसमें उसके आसपास से गुजरेगा वो खराब हो जाएगा। इतनी खराब स्थिति में भी ये साहस होना चाहिए नेताओं का, और वो नेता दिखा रहे हैं। तो अरविंद जी तो अति साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन उनका साहस जो टूट रहा है वो दूसरी जगह से टूट रहा है। आप लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। असली मुश्किल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शून्य हो गई थी, सिफर हो गई थी, अब वो कह रही कि हम ताल ठोक के लड़ेंगे। असली संकट वहां है, और इसीलिए अरविंद जी चाहते हैं कि रोज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिस पर भाजपा उस तरह से रिएक्ट करे, और चुनाव ये दिखे कि सिर्फ उनके और भाजपा के बीच में। लेकिन ये चुनाव जिस तरफ बढ़ रहा है, और मैं संदीप दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जी, मतलब जिस तरह की बात उन्होंने की है, वो अगर कोई भी व्यक्ति जो सुन लेगा तो उसको भरोसा होगा। क्योंकि शीला जी के खिलाफ तो अखबार की कटिंग फाइल लेके घूमते थे, अब संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कहां मुझको भाजपा ने करोड़ों दिया है, दिखाओ। और मुझे तो लगता है कि अगर वो कहीं मानहानि का दावा दायर कर देंगे तो चुनाव तक तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चर्चा में ना आए गलती से, ये मूल रूप से है। इसीलिए 80% साफ यमुना है। और मैं तो कहूंगा किसी की हिम्मत हो जरा यमुना जी में थोड़ी देर खड़े रह जाए, उसके आसपास से गुजरे, आनंद आ जाएगा। ठीक बात है। तो अनुराग ढांडा जी, आपने देखा कई सारे आरोप आपके ऊपर है, और सबसे खास बात यह है कि जो इस बार दिखने में आ रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो उठाया कि दरअसल त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है मुकाबला, और शायद यही सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने को कहा गया है, और ये कहा गया है कि कम से कम इस बार बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। ये जो गिरावट हुई है पिछले 10 वर्षों में, कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, कट्टर ईमानदार बताते थे, आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री सब जेल में रहे, और उसके बाद अब आप ईमानदारी की बात नहीं करते हैं। ये आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा इन चुनावों में आप लोगों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति है, वो आजकल सारे सपने लेके सो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस कुछ करिश्मा करेगी। अचानक से उनका कांग्रेस प्रेम जाग पड़ा है, उनकी बातों में भी कांग्रेस ज्यादा सुनाई पड़ता है, बीजेपी कम सुनाई पड़ता है। तो ये इनके सपनों में है कि ये किसी तरह से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ा करके कांग्रेस नेताओं के द्वारा, और कांग्रेस को थोड़ा उभार दे देंगे दिल्ली के अंदर, और मुकाबले को त्रिकोणीय बना देंगे। नहीं, असल में इसके कहने के पीछे ढांडा जी एक वजह ये भी थी कि अभी 6 महीना पहले 3 सीटें उनको देके आप चुनाव साथ लड़े थे, इसलिए भी कहा जा रहा है। मैं जवाब ठीक है, पूछ लीजिए। नहीं, मैंने कहा कि दरअसल ये जो सवाल आ रहा है इसको ऐसे खारिज मत करिए। अभी 6 महीना पहले आपने तीन सीटें उनको देकर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो अगर उनका कुछ नहीं था तो 7 में से आपने 3 सीटें उनको क्यों दी थी? इसका मतलब कुछ तो है उनमें, तभी तो आप उनके साथ लड़े थे। इस बार नहीं हो पाया तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, अगर दिल्ली का कोई चुनाव का देखते हुए आया है समीकरण, और जिसने दिल्ली के चुनावों को कवर किया उसको पता है कि ये दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लड़े अलग तरीके से जाते हैं। अगर कोई उसके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करके कोई चीज निकालना चाहे तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं उसका हित जुड़ा हुआ है उससे, और कहीं ना कहीं उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ये कह रहे थे कि झूठा इंसान, झूठा व्यक्ति, तो पता नहीं क्यों मुझे ये याद आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं। इससे मुझे ये भी ध्यान आया कि मुझे ये बताइए ना जरा कि 30-35 साल से गुजरात में आपकी सरकार है,
लेकिन जब स्कूल में फोटो खिंचाना था तो मोदी जी को झूठा स्कूल क्यों बनाना पड़ा टेंट के अंदर? एक स्कूल नहीं बना पाए। हमसे पूछते हैं कि कौन से स्कूल बनाए, कितने नए स्कूल बनाए। अरे जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, आपके सबसे बड़े नेता आते हैं, गुजरात में एक ढंग का स्कूल नहीं बना पाए जहां खड़े होके वो फोटो खिंचा सकें। और हमसे पूछते हैं, आप बताइए, मुझे समय बताइए, तो जगह बताइए। दिल्ली में इसलिए पूछा जा रहा है आपसे ना, चुनाव दिल्ली में इसलिए पूछा जा रहा है, जब गुजरात वाला चुनाव आएगा तो उनसे पूछेगा। विधानसभा में विजय शर्मा जी कहेंगे वहां पर नई बिल्डिंग, नया स्कूल दिखाएंगे। देखिए आप अवसर को समझिए ना। देखिए ढांडा साहब, अवसर को समझिए। ढांडा साहब, अवसर समझिए। अभी दिल्ली में चुनाव है तो प्रश्न आप ही से पूछा जाएगा। 10 साल सत्ता में, जब गुजरात वाला आएगा तो उनसे भी पूछेंगे। आप सवाल पूछिए, कोई भी, हम बता रहे हैं। लेकिन जो 35 साल में अपने राज्य में एक स्कूल ना बना पाए हो, अगर वो हमसे कहें कि नए स्कूलों के नाम बताइए, मैं तो चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो विजय शर्मा जी से समय पूछ रहा हूं, जगह पूछ रहा हूं। साथ चलेंगे, जिस विधानसभा में कहेंगे दिल्ली की, उसमें शानदार सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग इनको दिखाएंगे। आप क्या नाम पूछते हैं? मैं जगह दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इसके साथ में कि ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन जी के पास भी आ रहा हूं और विजय शर्मा जी के पास भी आ रहा हूं। ठीक है, कुछ कहा था, मैं उस पर कमेंट कर दूं एक बार जरा। हर्षवर्धन जी ये कह रहे थे कि मैंने कहा कि 80% यमुना की सफाई। देखिए, जब मुद्दा कोई ना मिले तो व्यक्ति क्या करता है? शब्दों को इधर उधर करके घुमाने का प्रयास करता है। मैंने कहा यमुना साफ करने की दिशा में 80% काम हो चुका है। वो क्या काम है? सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवेज डालना, वो सारा काम हो चुका है। जो बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद ही कहा है ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं, ये ढांडा जी देखिए, कम से कम इस तरह से तो मत ही कहिए कि 80% हम, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक दिन फाइलों पे और हर चीजों पे 100% काम हो जाएगा। बस वन फाइन मॉर्निंग, एक सुनहरी सुबह होगी जिसमें यमुना साफ हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना, कम से कम ये तो ना ही कहिए। अनुराग जी को जरा सुनाना चाहता हूं, थोड़ी समझ है, वो समझ जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि 80% काम कर लिया है, 100% कम कर लेंगे और एक दिन सुबह वो ठीक हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसको ये पता है कि सीवेज चैनलाइज। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये इसका विवेक में जो व्यूअर्स है हमारे, मैं उन पे छोड़ता हूं, उसका मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूं। और मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा और हर्षवर्धन जी के पास। समय बहुत कम रह गया, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी एक बार जरा मैं इनको आईना दिखा देता हूं। जी विजय जी, ये जो चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल से ज्यादा, सुनिए जरा। पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इस ऑडियो को? मतलब मुझे नहीं पता ये एडिट किया गया है कि नहीं, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं निखिल जी? सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं उनको वो उस पर फिर आप बोलिएगा। ऑथेंटिकेट कर रहा है इस ऑडियो को, मुझे पता है इस बारे में। डीडी न्यूज ऑथेंटिकेट कर रहा है। अगर एडिटेड हुआ, कोई कुछ ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, मैं उनकी बात सुन रहा हूं। क्या कहना चाह रहे विजय शर्मा जी इस वीडियो के जरिए? बिल्कुल साहब, उन्होंने कहा कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। अरे भैया आप सुनिए ना, ये बार-बार सुनिए, फिर सुन लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया विजय जी। आप ये कह रहे हैं कि वो बार-बार, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अनुराग ढांडा जी ने स्वीकार। अनुराग ढांडा जी, चलिए एक शब्द में रिप्लाई करिएगा। आप ये कह रहे हैं, अनुराग ढांडा जी सवाल तो सुन लीजिए। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। इस तरह से वन वे ट्रैफिक मत रखिए। इस तरह वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। सुनिए जरा, अब मैंने इनसे पूछा था एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, चलो एक नया 10 साल से ज्यादा 500 मोहल्ला क्लिनिक में आपको लेके चलता हूं। एक ले मतलब लेके चलेंगे, नाम नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, आप लेके चलेंगे, नाम नहीं बताएंगे। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। भाई ऐसे नहीं चलेगा, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। हालांकि ये बात समझ में आ रही है अनुराग ढांडा जी, आप कह रहे हैं कि आप साइट विजिट कराएंगे, नाम नहीं बताएंगे। नाम वहीं जाकर वो बोर्ड पे पढ़ा हुआ देख लेंगे। एनीवेज, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट्स। आपको लग रहा है कि ये जो सारी सियासत है, कोई भी झूठ बोल रहा है, दिल्ली की जनता या कोई भी जनता जो है वो बहुत समझदार है। आप कहते रहे कि 80% हमने साफ कर दिया है या नहीं किया है, या जो भी है वो कम से कम देख रही है। देखिए,
कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, राजनीति में तो जनता ही तय करती है। बाकी तो झूठ वगैरह बोलना तो राजनीति का शगल होता है, उसको अच्छा माना जाता है, बढ़िया से झूठ बोलिए। लेकिन अनुराग भाई तो पुराने पत्रकार रहे हैं और दर्शकों ने वो सुना होगा। अब मुझे ये दोनों जरा फर्क कोई करके बताए कि 80% यमुना साफ हो गई है और यमुना साफ करने की दिशा में 80% कार्य पूरा हो चुका है। कमाल की बात कर रहे हैं। इसी से आप समझ जाइए कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। और फिर मैं कह रहा हूं 19 में भी टोटी से पानी पिया, 24 में भी टोटी से पानी पिया। भैया टोटी बता दो अरविंद जी, इतना ज्यादा हवाई बातें। और सचमुच अरविंद केजरीवाल का सारा मॉडल ऐसे ध्वस्त हो जाएगा, ये हम सबको भी कल्पना नहीं की थी। हम तो चूंकि राजनीति में न गए हैं ना अभी कोई इरादा है। अनुराग भाई तो पत्रकार से उधर चले गए, हम भी उस रामलीला मैदान में अपने चेहरे की 2 परतें जलाकर आंदोलन को कवर किए। और इतना निराश कोई आंदोलन से निकले नेता करेंगे, ये कभी कल्पना नहीं, दूर दूर तक कल्पना। कम से कम बिल्कुल हर्षवर्धन जी, हम लोगों ने ये तो कम से कम नहीं सोचा था कि जब 10 वर्षों के बाद कम से कम जब चुनाव होगा तो भ्रष्टाचार पर जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो उनका कहते थे कि हम एक नए तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं, हम भ्रष्टाचार पर और इन विषयों पर चर्चा करेंगे, ये कम से कम नहीं सोचा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी आपका, अनुराग ढांढा जी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे संभल में खुदाई का काम जारी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जारी है एक नई तरह की सियासत भी। ब्रेक के बाद कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा साल बदल जाएगा, पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और संभल में खुदाई का काम जारी है। खुदाई के दौरान एएसआई को नित नई जानकारियां और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन संभल में सियासत भी नित नए रंग बदल रही है। सियासत के लिहाज से बेहद मुफीद हो चुके संभल में रहनुमाई को लेकर भी राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है और उसके लिए विवाद का केंद्र बनी है जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी। देखिए ये रिपोर्ट। संभल में चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में मिली सदियों पुरानी बावड़ी पर खुदाई का काम जारी है। अब यहां जमीन के नीचे दबा ढांचा साफ नजर आने लगा है। संभल में खुदाई के दौरान एएसआई को नित नई जानकारियां और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन संभल में सियासत के भी नए रंग रोज देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुए उपद्रव के बाद ही एक पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया था। अब इस फैसले पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कुछ नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मस्जिद के इतने नजदीक पुलिस चौकी की जरूरत ही क्या है। ओवैसी का दावा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन संभल प्रशासन का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। सत्याव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्क संगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस चौकी का विरोध कर रहे सियासतदान यह नहीं बता पा रहे हैं कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से बनाई जा रही पुलिस चौकी से किसी को क्या परेशानी हो सकती है।
लेकिन इस पूरे मामले में ये तो तय है कि सियासत के लिहाज से बेहद मुफीद हो चुके संभल में रहनुमाई को लेकर भी होड़ लगी हुई है। सपा तो कतार में है ही, ऐसे में ओवैसी की AIMIM क्यों पीछे रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 4,77,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 को ये आंकड़े जारी किए हैं। इसके पहले दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन से सरकार के खजाने में 1,65,000 करोड़ रुपए आए थे। हालांकि अप्रैल में हासिल किए गए 2,01,000 करोड़ रुपए के आंकड़े से ये कम है। दरअसल ये 2,10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, इससे ये कम है, लेकिन पिछले रफ्तार 3 महीनों में सबसे धीमी रही। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन 32,836 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी का 40,499 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी का कलेक्शन 47,783 करोड़ रुपए और सेस 11,471 करोड़ रुपए रहा। घरेलू लेन देन में जीएसटी 8.4% बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात पर टैक्स से रेवेन्यू लगभग 4% बढ़कर 44,268 करोड़ रुपए हो गया। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय सर्द हवाओं की चपेट में है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर घाटी और हिमाचल के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते ठंड का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार से एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि 3 से 5 दिनों में पूर्व, मध्य और उत्तर भारत में तापमान बढ़ सकता है। हालांकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। In the next 3 to 5 days, we're expecting over the entire north, central and east India, temperatures will start to rise. In some places after 2 days, in other places maybe after 2 or 3 days, and in some other places from today itself, it will start to rise by 3 to 5 degrees Celsius. We are also expecting heavy rainfall or snowfall, mainly over the western Himalayan region. कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उधमपुर के पर्यटक पटनी टॉप पहुंचे और कुदरत के नजारे का मजा लिया। राज्य के डोडा में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी के सोनमर्ग और गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पर्यटक विंटर खेलों का आनंद उठा रहे हैं। गुलमार्ग हमारा सपना था आने के लिए, जो हमने 2025 में पूरा किया। और गुलमार्ग ब्यूटीफुल जगह है, जो कि मतलब जो कहा जाता है जन्नत, किसी जन्नत से कम नहीं है गुलमार्ग। अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, ईमानदार हैं, प्यारे हैं, मदद भी कर रहे हैं सबका। बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी के बीच पर्यटक नए साल का जश्न मना रहे हैं। सोलंग में भी पर्यटक कुदरत का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर व कोहरा का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से देश भर में जो ठंड है वो किस तरह से जारी है और कड़ाके की ठंड है, और इसके बावजूद 31 दिसंबर की रात लोगों ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। पार्टी ऑल द नाइट वो सब चलता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुबह जो है अपनी शुरुआत वो मंदिरों में अपने इष्ट देव के दर्शन के साथ की। और इसके साथ ही साथ देश भर के तमाम बड़े मंदिरों में आज ये देखा गया कि वहां श्रद्धालुओं की भरमार रही, जबरदस्त भीड़ रही। देखिए ये रिपोर्ट। नए साल 2025 का जश्न जारी है। लोगों ने नए साल का स्वागत अपने अपने अंदाज में किया। नए साल की शुभता के लिए लोग पहले दिन सुबह सवेरे मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। देश भर के तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अपने आराध्य से मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की।
नववर्ष के अवसर पर अयोध्या के नव्य बने श्री राम मंदिर में लाखों भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए साल पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन के साथ साल की शुरुआत की। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शनों के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में नजर आए, जो उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति को दर्शाता है। बहुत अच्छा लगा कि दर्शन करके हनुमान जी का और श्री राम भगवान का जन्मभूमि का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुकून मिला यहाँ पे दर्शन करके। हम नांदेड़ जिला महाराष्ट्र से आए तो बहुत बढ़िया लगा, सुविधा देख के मोदी जी के योग में इतना जो भी हुआ वो बहुत बढ़िया, दिल को सुकून मिला। मैं बीदर से हूँ, कर्नाटका। बहुत अच्छा, लेकिन ठंडी ज्यादा है। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा, और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली, जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। नववर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भगवान के दर्शन, पूजा और आरती में शामिल होने के लिए सुबह से लंबी कतारों में लगे हैं। झारखंड के बाबा नगरी देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ दर्शन पूजन से नववर्ष की शुरुआत करने की परंपरा है। दर्शन करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्तों व सैलानियों की भीड़ भी शामिल है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा करने और भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा है और ड्रोन से मंदिर पर नजर रखी जा रही है। वहीं उज्जैन स्थित भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं दिल्ली के इंडिया गेट पर लोग नववर्ष का पहला दिन मनाने के लिए भारी संख्या में उमड़े। वाराणसी में भी नववर्ष 2025 के अवसर पर अस्सी घाट पर श्रद्धालुओं ने विशेष आरती पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल के पहले दिन महाकुंभ 2025 में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का नगर प्रवेश हुआ। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने धूमधाम से नगर प्रवेश कर महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने अखाड़े में इष्ट देवता भगवान गणेश के भी दर्शन किए। इस नगर प्रवेश का नेतृत्व जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने किया। प्रयागराज की तपोभूमि पर विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ 2025 प्रारंभ हो चुका है और आज मैं उस खड़े हैं कुंभ का उसको अपने सर के माथे बना के रखते पूरे विश्व को एक संदेश के साथ प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है जहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। भी हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके जो कुल्हड़ कागज के कप ग्लास का प्रयोग करे, जिससे पूरा जगह साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा पर से मुक्त रह सके। राजेंद्र कुमार। तो ये थी बात कुंभ की, जिसका आयोजन 13 तारीख से 13 जनवरी से होने वाला है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा, पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में एक कार भीड़ को रौंदते हुए लोगों के बीच घुस गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक शख्स ने न्यू ऑरलिन्स के फ्रेंट क्वार्टर के बार्बन स्ट्रीट में कार को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया। यह घटना जब हुई तब वहां लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। तो न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनआईए ने साल 2024 में रिकॉर्ड 100% दोष सिद्धि दर सुनिश्चित की है। मतलब एनआईए ने जितने आतंकवादियों या अपराधियों को पकड़ा उन सभी को अदालत में सजा मिली। कई हाई प्रोफाइल मामलों की सफल जांच और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के मामले में संघीय जांच एजेंसी ने बीते साल कई मुकाम हासिल किए। असम सरकार ने एनआरसी आवेदकों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। असम के 9 लाख से अधिक एनआरसी आवेदकों को 2025 में आधार कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। राज्य के 9 लाख लोगों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर द्वारा बायोमेट्रिक डेटा प्रदान कराया है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत शीर्ष माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 लाख का इनामी माओवादी डिप्टी कमांडर हुर्रा सोडी ने लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 209 इनामी सहित कुल 889 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बिहार के राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार 14वें दिन भी जारी है। छात्र अभी भी प्रीलिम्स की परीक्षा को दोबारा कराने की मांग पर डटे हुए हैं। वहीं बिहार सरकार की तरफ से सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द करने या न करने का फैसला बिहार संघ लोक सेवा आयोग ही लेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने तारका सिदाम समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली इलाके में माओवादियों के वर्चस्व के मद्देनजर पुलिस द्वारा माओवादियों के प्रभुत्व को ध्वस्त करने की उपलब्धि की सराहना की है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को एक अत्याधुनिक और मुकाबले के लिए तैयार सेना में बदलना है, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन करने में सक्षम हो। यूपीआई के जरिए लेन देन लगातार 10वें महीने दिसंबर में 20 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन में दिसंबर में 8% की वृद्धि देखी गई, जो 16.73 बिलियन तक पहुंच गई। पूरे 2024 के लिए यूपीआई लेन देन की संख्या 2023 में 118 अरब की तुलना में लगभग 46% बढ़कर 172 अरब हो गई है।